हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस, जो कि सी टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सीडीपी में पैडागॉजी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सी टाइट के एग्जाम में। ठीक है, सी टाइट के एग्जाम में चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पैडागॉजी जो है सी टाइट का पेपर 1 देखे तो सीडीपी में भी पैडागॉजी पूछी जाती है, जो कि 10 मार्क्स की आती है आपका। इसी तरह से मैथ्स और ईवीएस में भी पैडागॉजी पूछी जाती है। इसी तरीके से आपका जो है लैंग्वेज के पेपर में भी पूछी जाती है। पेपर 2 में भी इसी तरीके से हर एक सेक्शन में जो पैडागॉजी आता है, और कुल मिला के मैं बताऊँ तो 75 मार्क्स की केवल आपकी पैडागॉजी आती है। तो 75 मार्क्स, जहाँ पे आपका 90 मार्क्स जो है आपका पासिंग मार्क्स है, उसमें 75 मार्क्स बहुत ही मायने रखता है। तो अगर आपको पैडागॉजी को सॉल्व करने का तरीका पता चल गया ना, तो आप जो है अपने पास करने के बहुत ही करीब होंगे। मतलब जिन लोग पहली बार सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी कि पैडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पैडागॉजी को सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगी और हर एक सब्जेक्ट को जो है मैं लेकर यहाँ पे जो है चलूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूँ, सी टेट की मैंने बेसिक से क्लासेस जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो आपका सीडीपी हो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए स्टार्ट हो चुका है। वहीं पर आपका हिंदी की क्लासेस, पेपर 2 एसएसटी की क्लासेस और ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो क्लासेस रह रही हैं वो भी साइड बाय साइड जो है स्टार्ट होंगी ही जल्द, लेकिन जो हमने स्टार्ट किया पहले इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप लोगों को बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए जो है चीज़ें को हम जो है क्या करेंगे, समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, और यही मेरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से जो है आप लोगों को मैं करवाऊँ। और हाँ, अगर आप मतलब मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और अगर चाहते हैं कि सी टेट पहली बार में क्रैक करें, एक आप लोगों को एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आप चाहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जाने, तो वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस याद रखिएगा एक सही तरीके से पढ़िएगा। कहने का मतलब, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कीजिए। अब यहाँ पे अच्छे तरीके का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे ये नहीं है कि जो क्वेश्चन देखा उसका आंसर देख लिया बस वो हो गया, नहीं। क्वेश्चन को समझते हुए, कहने का मतलब है आप क्वेश्चन को जो है समझते हुए करना, जिससे कि उस क्वेश्चन को अगर घुमा के भी आए, क्योंकि सी टेट के एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट होने का मतलब एज इट इज़ नहीं है, उसी क्वेश्चन को घुमाकर जो है आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। तो समझे, अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन को समझाते हुए जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, डायरेक्ट बस हम आंसर नहीं जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, बहुत सारी बातें हो गई जो कि मुझे जो क्लियर करना था। इसलिए जो मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं, जो पहले से देख रहे हैं, उनको तो चीज़ें पहले से मैं बोलती रहती हूँ हर एक वीडियो में, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए जो है ये नया होगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दूं, मैंने बोला था पैडागॉजी के क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन पैडागॉजी के साथ साथ कुछ टॉपिक उनको भी हम कवर करते चलेंगे जो बहुत ही आसान है, जिससे मार्क्स लेना बहुत ही इजी है, और वो हमेशा आते ही आते हैं। जिसमें कि आज मैं जो है आप लोगों को अधिकतम अक्षमता वाले जो है क्वेश्चन, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये करवाऊंगी। और आप लोगों को बता दूं, जो मैं ये प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, ये 2 फरवरी का पेपर है। ये कब का? 2 फरवरी का पेपर है। और ये कब? दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, दिसंबर 2022, मतलब सी टेट दिसंबर 2022 वाला जो पेपर है। कहने का मतलब ये पेपर तो ऑनलाइन हुआ था, जो कि जनवरी से लेकर फरवरी तक चला था, 7 फरवरी तक। तो इसमें जो है 2 फरवरी वाला पेपर जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और ऐसे ही कर करके ना मैं पूरा प्रीवियस ईयर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और प्रीवियस ईयर जो है इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो हम साथ साथ में जो है सब मतलब एक स्ट्रैटेजी के साथ चलूँगी, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग जो है बहुत ही आसानी से जो है प्रीवियस ईयर भी कवर कर ले, और जो है कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों, शब्दों को हटा देना, जोड़ देना या उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे पढ़ते समय अलग बात है, लिखते समय अलग बात है। अगर किसी को गणित में कोई प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, वो 2 अलग बात है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ने से बता रहा है, पढ़ते समय अक्षर और शब्दों को या तो बच्चा हटा देता है। लाइक आप मान लो कि आपका ये वॉज लिखा है, ठीक है,
ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है ना, ये वॉज लिखा है। वॉज को इसमें शब्द को हटा के क्या कर देता है, बस एज पढ़ता है, या इसमें कुछ और जोड़ देता है, या इसे फेरबदल कर देता है, लाइक सॉल इसे पढ़ देता है। तो इस टाइप का पढ़ने में अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब जो है उसे कौन सी प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया। ठीक है, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, मतलब पठन वैकल्य, पठन अक्षमता में, क्योंकि लेक्सिया है ना। अब यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया, यहीं से समझ जाइए कि अगर कई बार पूछा जाता है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो ये पठन विकार से संबंधित है। पठन वैकल्य बोलो या पठन अक्षमता बोलो, तो ये जो है एल अगर आए तो डिसलेक्सिया, तो इसका मतलब समझ जाना कि पढ़ने से संबंधित जो है, पढ़ने से बच्चे को जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब जो है डिसलेक्सिया होगा। एल ई से ही समझ जाना। ठीक है, अगर ये डिसग्राफिया होता तो ग्राफिया, ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब लिखने से संबंधित। ठीक है, डिसग्राफिया में ग्राफ आ गया तो वो लिखने से संबंधित हो जाएगा, और मतलब कि लिखने में जो है बच्चे को अक्षमता आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। प्रमस्तिष्क पक्षाघात, पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया, स्वालीनता मतलब ऑटिज्म, या गतिमान अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो बच्चे को क्योंकि पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वो शब्दों को या तो हटा देता है या जोड़ देता है या उसमें फेरबदल कर देता है, जो कि एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया। तो इस टाइप की अगर समस्या आ रही है तो बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य, पठन अक्षमता की प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन जो है सेकेंड हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट दोबारा जो है उसी से अक्षमता से ही रिलेटेड है। स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से, स्वालीनता सापेक्ष मतलब जो ऑटिज्म होता है, ठीक है, ये नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। ऑटिज्म जो है डायरेक्टली और नेगेटिवली इम्पैक्ट अ पर्सन, किस पे इम्पैक्ट करता है, सामाजिक और संप्रेक्षण कौशल में, दृष्टि में, एकाग्रता की क्षमता में, शारीरिक समन्वय में। अब सुनिए, देखिए स्वालीनता की बात कर रहा है ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है डायरेक्टली या नेगेटिवली इम्पैक्ट एज अ पर्सन किस पर, तो जिन बच्चों को जो है ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बोलने में उनको समस्या आती है, तो ये जो है इनको किसी का सोशल कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम होती है। सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल मतलब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ सही से खेल नहीं पाते, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इस टाइप के बच्चे मतलब कि सामाजिक संप्रेक्षण कौशल, ठीक है, अपने पीयर ग्रुप में जो है वो सोशलाइज नहीं हो पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जो भी बच्चे ऑटिज्म से संबंधित उनको समस्या होती है। अब यहाँ पे दृष्टि बाधित क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वालीनता की बात करें, यहाँ पे तो दिखने की बात ही नहीं हो रही है। एकाग्रता की क्षमता मतलब कि एबिलिटी टू कंसंट्रेट, यहाँ पे कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं है। ये बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब अपने में ही मौज में रहते हैं, अपने में ही मस्ती में रहते हैं, अपने ही टॉयज के साथ खेलना, उनसे बातें करना बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिखता है। वैसे तो सब बच्चे ऐसे होते हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेयर करते टाइम सब बच्चे जो है एक बार में अगर उनको एक बार जो है कमांड दो तो वो सुन लेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। इस टाइप के बच्चे थोड़ा सा इधर उधर क्या करते हैं, घूमते रहेंगे, नहीं सुनेंगे ये जल्दी। ठीक है, कमांड बहुत देना पड़ता है। शारीरिक समन्वय मतलब फिजिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हो सकता है, लेकिन इसमें बेस्ट जो ऑप्शन आता है वो है सामाजिक और संप्रेक्षण कौशल। ऑटिज्म जो है डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट करता है कि ये बच्चे मतलब सोशलाइज नहीं होते, इन्हें कम्युनिकेशन करने में जो है प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर होगा, पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड से क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रतिभाशाली के विद्यार्थी के बारे में ये पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं हो सकती, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। उन्हें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, मतलब कहने का मतलब है उनके अंदर जो है रिवर्सिबिलिटी, कोई भी जो मानसिक रूप से क्रियाएं करना होता है उसमें जो है उनमें कमी पाई जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, ऐसा नहीं है। जो इनमें क्यूरियोसिटी कम हो ऐसा नहीं होता है, मतलब कि बहुत क्षीण होती है, ये बहुत क्षीण बोल दिया ये भी गलत है। ठीक है, वो अभिव्यक्ति के प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है उनमें। दे डिस्प्ले फ्लुएंसी इलेबोरेशन इन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बाधिता से संबंधित है। हाँ, श्रवण बाधिता से जूझते जो विद्यार्थी हैं उनके सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति जो है सहायक होगी। कहने का मतलब है एज अ टीचर अगर आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास में कोई बच्चा सुन नहीं सकता सही से, उससे जूझ रहा है, तो उसको अगर अपने क्लास में नॉर्मल एक अगर आपका समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लास है, तो उसमें किस तरीके से उसका समावेशन करने के लिए कौन सी पद्धति सही रहेगी। तो पहला क्या है, चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना। कहने का मतलब है चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाएं। देखिए आप चलचित्र दिखाएं या वीडियो दिखाएं, बच्चे को सुनाई तो दे ही नहीं रहा है, वो सिर्फ देख रहा है।
ठीक है। अगर बच्चा देख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप से इस्तेमाल करना। मौखिक रूप, यहाँ पे आप बोलेंगे, मुंह से बोलकर बताएंगे तो बच्चे को सुनाई दे रहा है कि वो समझेगा? नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो आप बोलने की चीज़ें तो छोड़ ही दो, कि जो भी चीज़ सुनने वाली है उसको समझ में आएगी। संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ें आप लोगों को बोलना है, आपको कहना है, आपको समझाना है, बच्चे को दृश्य रूप से परिपूर्ण बताना है, मतलब दृश्य रूप से उसे दिखाना है। अब यहाँ पे ये था चलचित्र और वीडियो को बिना किसी उपशीर्षक के दिखाना। ठीक है, बिना कोई उपशीर्षक के दिखाओगे तो बच्चा कैसे समझेगा, क्योंकि वो देखकर ही समझ सकता है। अब उसको जो है सुनाई तो दे नहीं रहा है, तो वो सही से देखेगा नहीं तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो संप्रेषण के मौखिक जो भी चीजें हैं, दृश्य को परिपूर्ण करना उसको दृश्य के रूप में। ठीक है, तो थर्ड तो ऑप्शन सही लग रहा है। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि। अब व्याख्या कितनी भी कर लें, कितना भी बोल बोल के बता लें, लेकिन बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो ये विधि तो काम करेगी ही नहीं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका क्या ऑप्शन होगा? थर्ड। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या बोल रहा है? एक मिनट, देखिए, बच्चे डैश से डैश की ओर जो है क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चे डैश से डैश की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। भाई बच्चा अमूर्त से, पहले कैसे अमूर्त से? अमूर्त का मतलब है कि बच्चे के सामने कोई अगर चीज नहीं है उसके बारे में भी जो है चिंतन मनन कर ले रहा है। नहीं, ऐसा अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं। एक टाइम के लिए मूर्त से अमूर्त की ओर रहे तो सही भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा देख कर पहले चीज़ों के बारे में समझ रहा है, फिर उसके बाद जो है वो अगर चीज़ उसके सामने प्रस्तुत नहीं है तभी भी उसके बारे में जो है सोच समझ सकता है, एक कल्पना कर सकता है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर, बिल्कुल नहीं। बच्चे को हम किसके चित्र के से सांकेतिक की ओर लेकर जाते हैं, पहले चित्र के द्वारा समझाते हैं फिर सांकेतिक। विशिष्ट से सामान्य की ओर, बिल्कुल नहीं। पहले हम बच्चे को नियम नहीं बताते हैं, पहले हम जो है बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद नियम की ओर जाएंगे तो समझ में आएगा। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर भी नहीं हो सकता। सरल से जटिल की ओर, बिल्कुल। बच्चे को पहले सरल चीज़ें समझाएं, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए जटिल की ओर लेकर जाएंगे तो बच्चा जो है अच्छे से समझ जाएगा। तो बच्चे को सरल से, यहाँ पे सरल होगा, फिर उससे जटिल की ओर जो है आपको लेकर जाना है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न में से निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति की जानकारी में, ठीक है, अब इसमें जो है कौन सी जानकारी जो है अधिक प्रभावशाली नहीं होगी? उसको अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, ये तो सही है भाई। बच्चे को आप अंडरलाइन करके जो है चीज़ों को बता रहे हैं, हाईलाइट करके बता रहे हैं, तो ये तो सही है। स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, जो उनको चीज़ें जो है उनकी स्मृति में बैठे, इस टाइप की विधि का जो है प्रयोग करना, ये भी सही है। अब यहाँ पे जो प्रभावशाली नहीं है हमें उसको जाए, उनके लर्निंग के लिए जो है जो प्रभावशाली नहीं है उसको जो है हमें पूछा है, वो पूछा है, तो ये तो सही है। यहाँ पे तो उसके लिए सही है कि ऐसी विधि का प्रयोग करना कि उसकी स्मृति में, उसके दिमाग में जो है बैठे, उसके मतलब याद करने में जो है सहायता करें। उदाहरण सृजन करना, ये भी सही है। निष्क्रिय अनुवाचन करना, देखिए कभी भी निष्क्रिय नहीं अनुवाचन करना, सक्रिय अनुवाचन होना चाहिए, बच्चे को भी इन्वॉल्व करना है। निष्क्रिय से ही समझ जाना है, इस टाइप के अगर ऑप्शन में कुछ देखे वर्ड तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। पैडागोजी अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहीं पर मुझे जो चीज़ें आप लोगों को समझानी है यही देखिए, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक, कथन पूछ रहा है, किसी भी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही पर ही चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, कारण क्या होता है? गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी भी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। ये क्या सही बात बोल रहा है? नहीं, गैर उदाहरण, जब बच्चे को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देते हैं तो दोनों में डिफरेंस कर पाता है, ठीक है। और ये नहीं कि गैर उदाहरण जो है वो उसे भ्रमित कर देगा, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन आर गलत है। देखिए ये दोनों सही है तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ए और आर दोनों सही बता रहा है। ए सही लेकिन आर गलत, ये सही है। ए भी गलत आर भी गलत, ये भी नहीं हो सकता। ए सही है लेकिन आर जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि गैर उदाहरण जो विद्यार्थियों को क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं किसी भी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए, ये अप्रासंगिक है, ये सही नहीं है। तो ये तो गलत बात है। जब हम उदाहरण देते हैं उससे रिलेटेड कुछ वैसे अलग एग्जाम्पल भी देते हैं तो बच्चे जो है चीज़ों को क्लियरिटी के साथ जो है देख पाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। देखिए, राधिका अपने विद्यार्थियों को
किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी कोई परिस्थिति है उसको विविध रूप से प्रस्तुत करने के लिए, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन के विकास को सुशाधित कर रही है। किस प्रकार के विकास को? अपसारी, अभिसारी, बाह्य रूप से अनुकूलित या अतार्किक। तो यहाँ पे जो है राधिका जो अपने विद्यार्थियों को किसी भी परिस्थिति को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करके उन्हें समझने और उनको जो है उस पर निष्कर्ष निकालने की ओर जो है प्रोत्साहित कर रही है। तो ऐसा करके वो जो अपने विद्यार्थियों में अपसारित चिंतन को जो है बढ़ावा दे रही है। ठीक है, मतलब कि ओपन माइंडेड, अलग अलग तरीके से वो सोच सकें। अपसारी चिंतन क्या होता है? रचनात्मक, मतलब सॉरी, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, ठीक है, संरचनात्मक। क्या होता है? संरचनात्मक। एक होता है ना संरचनात्मक चिंतन, संरचनात्मक, ठीक है। संरचनात्मक चिंतन जो है बच्चे को अलग अलग तरीके से, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो जो है उनकी सोच में जो है एक नवीनता होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो एक डायरेक्शन में एक तरीके से सोचते हैं, अभिसारी चिंतन, मतलब इसीलिए बोला जाता है जो अपसारी जिनकी सोच होती है वो संरचनात्मक क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, अभिसारी जिसकी सोच होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली ये किसी एक चीज़ में जो है बहुत ही बेस्ट होते हैं। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, किसी भी एक चीज़ में बहुत ही बेस्ट होते हैं, उनका सोचने का तरीका जो है अलग होता है। लेकिन जो अपसारी बच्चे होते हैं ये खुलकर जो है हर एक पक्ष को देखते हैं, इनकी सोच में जो है नवीनता दिखती है। और अभिसारी जो बच्चे हैं ये जो है क्लोज माइंडेड, मतलब इनका जो है एक विषय को लेकर ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ए। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपसारी और अभिसारी को लेकर एक बार मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें चीज़ें आपको क्लियर करूँगी अच्छे से। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु, मतलब कि अपने विद्यार्थी में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय कहने का मतलब है एक विद्यार्थी में जो है अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान के लिए कौशल का विकास करना है, तो एज ए एक अध्यापक उन्हें किस चीज़ का इस्तेमाल करने, मतलब किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया समुच्चय, प्रयत्न त्रुटि विधि, अनुरूपक चिंतन या कंठस्थीकरण। देखिए ये तो आपका होगा नहीं अनुक्रिया समुच्चय, ठीक है, और कंठस्थ करवाना, रोट लर्निंग, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है प्रयत्न त्रुटि, जो मतलब कि इसके अंदर जो है क्या बच्चा क्या करता है, प्रयत्न मतलब कि अपना जो है गलतियां करता रहता है और जो है अभ्यास करता रहता है। बोलते हैं ना त्रुटि एवं अभ्यास का नियम, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। तो ये जो है आपका यहाँ पे सेकंड जो है आप लोगों का अनुरूपक चिंतन भी होगा, नहीं होगा। यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके का मतलब कि बच्चे में अगर गलतियां कर रहा है तो गलतियां के बाद जो है अभ्यास करते रहे तो बच्चा एक बार जो है सही कर लेगा। तो प्रयत्न त्रुटि विधि का जो है इस्तेमाल हेतु जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई समस्या समाधान के कौशल का विकास करना है बच्चे में तो प्रयत्न त्रुटि विधि जो है बेस्ट विधि है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने ये विधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे ही अच्छे से करनी है, अगर सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो अदरवाइज आपको डायरेक्ट आंसर अगर याद करना है तो भाई वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को हमेशा CTET के रिगार्डिंग जो है मैं हमेशा टाइम टू टाइम जो है टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करूँगी, लेकिन गाइड भी आप लोगों को करूँगी किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको जरूर यहाँ पे जो है एक मदद मिलेगी। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब अपने स्वयं की जो चिंतन प्रक्रिया है उसका निरीक्षण करने के लिए, उसको देखने के लिए तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंठस्थीकरण देखिए ऑप्शन में तो वो गलत होगा। विस्मरण, चयनात्मक ध्यान या परासंज्ञान। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग पहली बात तो ये देखिए यहाँ पे आपका विस्मरण करना ये भी नहीं होगा, चयनात्मक ध्यान आप लोगों का ये भी नहीं होगा। इसका मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देती हूँ, वेट, हाँ, इंग्लिश का मेमोराइजिंग, एक मिनट, हाँ, तो अगर खुद का आप लोगों को अपने चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करना है तो उसके लिए जो है आपको अपने तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता जो है क्या कहा जाता है, तो वो जो है आपका क्या होगा, परासंज्ञान। ठीक है, यहाँ पे चयनात्मक ध्यान मतलब कि आपका एक और लेकर किसी भी चीज़ को लेकर कंसंट्रेट करना, वो नहीं होगा। विस्मरण भी नहीं होगा, कंठस्थीकरण भी नहीं होगा, याद करना ये भी नहीं होता है। कहीं भी ऑप्शन में ये चीज़ें दिखे तो ये आप लोगों का हमेशा गलत होगा। परासंज्ञान जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण, कहने का मतलब है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल होती है, ये सच एज अ रिकॉल, आप क्यों इसको रिकॉल करते हैं, अनुस्मरण क्यों करते हैं, जो जानकारी प्रक्रमण प्रक्रमण कौशल है इसका आप अनुसरण क्यों करते हैं, क्योंकि व्यक्तियों की भावनाओं की स्थिति से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है कि भावनाओं से संबंधित हो, भावनाओं से संबंधित होता है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल। जो जानकारी प्रक्रमण कौशल है ये आप रिकॉल क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं होता। सकारात्मक जो भाव हैं जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, क्या जिज्ञासा आपकी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अभिप्रेरणा की बात करें, बाह्य अभिप्रेरणा का, अब यहाँ पे जानने की उत्सुकता की पूर्ति, आपके अंदर से अगर कोई भी चीज जानने की उत्सुकता है तो वो बाह्य चीज अभिप्रेरित नहीं कर रही है, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि आपको अंदर से जानने की उत्सुकता, कोई किसी ने आपको बाहर से आके कुछ नहीं बोला है कि आप ये सीखो या आप इसके बारे में जानो, आपको अपने अंतर आत्मा से आवाज है कि आपको जानने की उत्सुकता है, आपको क्यूरियोसिटी है, तो जानने की पूर्ति ये जो है क्या होगा, ये आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। याद रखिएगा कौन सा, आंतरिक, एक मिनट, आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो। संप्रत्यय को समझना, अगर किसी चीज को समझना है तो ये आपका खुद का अपना वो होता है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट को हम समझें, तो ये भी आप लोगों का आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, देखिए संदेहों को दूर करना, अगर आपको अपनी क्लैरिटी, अपने डाउट को क्लियर करना है तो ये भी आपको अंदर से आता है कि हमें इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो, तो वो जो है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। दोस्तों के बीच, अगर आपको लोकप्रियता पाना है, मतलब बाहर की चीज़ आपको यहाँ पे जो है प्रभावित कर रही है कि आपको लोगों के बीच में एक लोकप्रिय बनना है अपने दोस्तों के बीच में, तो बाह्य अभिप्रेरणा है, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा से यही संबंधित है, ठीक है। 28 देखते हैं, सॉरी 29। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अगर पसंद आ रही हो, लगता है समझ में आ रही हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है। अधिगम कब सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है, मगर देखिए, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित, देखिए अध्यापक केंद्रित अगर ऑप्शन में दिखे तो वो आपका गलत होगा। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन का अवसर न दिया जाए, मतलब विद्यार्थियों को कुछ बोलने का अवसर न दिया जाए, उन्हें ज्ञान की खोज करने का अवसर न दिया जाए, तो अगर विद्यार्थी को अवसर नहीं दिया जा रहा है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। यहाँ पे जो भी आप कुछ पढ़ाएं, आपका अधिगम, आपका जो भी आप पढ़ा रहे हैं, आपका वो पढ़ाने का तरीका तभी प्रभावशाली होगा जब आप जो है विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन से रिलेट करके उसे पढ़ाएंगे, सामाजिक परिवेश में उसके इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ाएंगे, तो विषय जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुशाधित करता है, किसको, अधिगम को, मतलब कि आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, कौन सा फैक्टर ऐसा है इनमें से, चारों में से। योग्यता का वार्षिक मत, ठीक है, या आसपास में विकर्षण, या भाषा की अनभिज्ञता, या तंत्रिका संबंधी न्यूनता। देखिए, आपके अधिगम को जो एक फैसिलिटेट करे, आगे बढ़ाए, वो क्या हो सकता है, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए उसको समझने की। योग्यता का वार्षिक मत, बिल्कुल सही। आसपास का विकर्षण, अगर आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो डिस्ट्रैक्शन वाली होगी, आपको चीज़ों को समझने से डिस्ट्रैक्ट करेगी। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आसपास कोई झगड़ा कर रहा है, तो आप पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप कुछ लर्न कर पाएंगे, नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। भाषा में अनभिज्ञता, मतलब कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उससे फैमिलियर ही नहीं है, वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको कोई, मान लो आपको हिंदी समझ में आती है, आपको कोई तमिल में पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं, तो ये थर्ड वाला भी नहीं होगा। तंत्रिका संबंधी न्यूनता, ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है 1 हमारा जो है करेक्ट होगा, योग्यता का वार्षिक मत। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है मैं 2 फरवरी वाला पेपर जो पैडागोजी का वो डिस्कस कर चुकी हूँ। सभी सब्जेक्ट की पैडागोजी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगी। अगर चाहते हैं सीटेट पहली बार में क्लियर करना तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को जो है वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकेगी और आप जो है अपनी तैयारी एक सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। बाय द वे कहीं से भी कीजिए, मैं बस यही बोलती हूँ कि अपनी तैयारी जो एक सही डायरेक्शन में करना
करना, तभी जो है आप जो है CTET को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी आपकी सही होनी चाहिए, तभी जो है आप लोगों को पता है लगभग 40 डेज़ हैं आप लोगों के पास, अगर कुछ छुट्टियाँ वुट्टियाँ काट दें 40 डेज़ हैं, 40 डेज़ में आपको किस तरीके से करना है इसकी स्ट्रैटेजी मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी, जो कि आपके बहुत ही कारगर साबित होगी। तो आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपके साथ अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगी अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो, अदरवाइज़ अपने से पढ़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से कीजिए कि ये वाला जो CTET है वो आप लोगों का निकल जाए। ऑल द बेस्ट।